हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? 6 है। 5 टेस्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित है और ये ऐसा नहीं कि ओनली पेट के लिए है। ये आपका ऐसे क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में सारे आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सामान्य अध्ययन क्या है और ये इवनिंग में कितने बजे आता है? तो रोजाना 6 बजे आता है। तो 6 बजे आप लोग जो है कि यूट्यूब पे आ जाया कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, उतना जो है कि हमें भी मतलब पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं या फिर मतलब इतने सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो बहुत ही आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या ड्यूरेशन था? तो ये 2012 से 2017 तक जो है कि इसका ड्यूरेशन था। ठीक है, इस योजना से जो है कि भारत में एक दृष्टिकोण द्वारा लागू की गई थी इस योजना को। ठीक है, और इसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया के द्वारा सभी वर्गों के लोगों के लिए जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान था। ठीक है, इसमें इस पंचवर्षीय योजना की 12वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 2012 से 2017 तक इसका ड्यूरेशन था, लेकिन 2014 31 दिसंबर 2014 तक ये चीज़ें चली और 1 जनवरी 2015 को जो है कि नीति आयोग जो है कि इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो है कि 1 जनवरी 2015 को जो पंचवर्षीय योजना थी उसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी। हरित क्रांति ये भारत के वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान जो है कि ये शुरू किया गया था? ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि उच्च उत्पादन वाली फसलें की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रयोग द्वारा जो है कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई और वो की गई कब? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका टाइम क्या था? इसका टाइम था आपका 1961 से और 1966 के बीच। ठीक है, जो है कि हरित क्रांति तब ये स्टार्ट की गई थी। देखिए इसकी शुरुआत जो है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये जो थे अमेरिका के कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। उनके द्वारा जो है कि 1963 में भारत में पहली बार उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के किस्म का प्रयोग करने के बाद किया गया ये। ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ तब से जो है कि समझिए कि गेहूं के उत्पाद में काफी सुधार हुआ। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, देखिए विश्व लेवल पे मतलब अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, लेकिन अगर भारत में देखा जाए कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में तो हरित क्रांति का जन्म किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, बट भारत में किसे माना जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो कि आयुष्मान भारत ये योजना है उसमें कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? देखिए आयुष्मान भारत इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये योजना जो है कि केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, जो आयुष्मान भारत है ये जो है कि केंद्र प्रायोजित योजना है और ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसके द्वारा 10 करोड़ परिवार 10 करोड़ परिवार को जो है कि
मतलब यानी कि 10 करोड़ परिवार मतलब कि 50 करोड़, मतलब एक परिवार में कितने, 5 आदमी। 10 करोड़ परिवार, ठीक है, मतलब कि 50 करोड़ लोग, यानी कि एक परिवार में 5 लोग। और सालाना जो है कि 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज की सुविधा ये प्रदान करता है पीएमजेएवाई योजना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 लाख। ब्रेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों, भविष्यगत ताम्र मूल्य, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक। देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है। ये जो है कि ब्रेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है ये? तो ये जुड़ा है आपका कच्चे तेल के कीमतों के साथ। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इलाहाबाद बैंक जो है ना एक नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1865 में हुआ था। इलाहाबाद में हुई थी इसकी स्थापना 1865 में, ठीक है। बट आज के डेट में इसका कहाँ है हेडक्वार्टर, मुख्यालय? तो कोलकाता में। लेकिन जब स्थापना हुआ था तो उस टाइम पे मुख्यालय कहाँ था? तो उस टाइम पे मुख्यालय इलाहाबाद में था, ठीक है। यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है और 30 अगस्त 2019 को जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा जो है कि इंडियन बैंक के साथ जो है कि इलाहाबाद बैंक के विलय की घोषणा की गई थी, ठीक है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके फंडामेंटल्स राइट्स का अगर हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो किसके पास जा सकता है? तो देखिए अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है वो कहाँ जाएगा? तो वो चला जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। हाई कोर्ट जो है कि जाएगा 226 के तहत, जो संविधान में अनुच्छेद है 226, उसके तहत जो है कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अच्छा, फंडामेंटल्स राइट्स आज की डेट में कितने हैं और कौन कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 76वें संविधान संशोधन द्वारा और 86वें संविधान संशोधन द्वारा। पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है, जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके द्वारा जो है कि हमारा जो उद्देशिका है संविधान की, जो प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक एक करके आ जाएगा। अभी समाजवादी आया है, कभी पूछ देगा पंथ निरपेक्ष, कभी पूछ देगा अखंडता, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारी चीजें संविधान में संशोधन किया गया था। उसमें एक चीज और है कि आपका अनुच्छेद 51 में क जोड़ करके हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, ठीक है। उस टाइम पे तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में जो है कि एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आज की डेट में मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? तो 11 हैं, ठीक है। तो इस संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये जो है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब सारी चीजें जोड़ी गई, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन एक और नाम से जाना जाता है। ये समझ जाइए ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, इतना सारा संशोधन कर दिया गया है इसमें, तो ठीक है। 40वें संविधान संशोधन की बात हम करें तो 40वां संविधान संशोधन भी 1976 में किया गया था। 76वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1994 में किया गया और 86वां संविधान संशोधन की बात करें हम तो ये 2002 में किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंध है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? अच्छा ये बताइए संविधान भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। और अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो बात की जा रही है भाग की, तो भाग है 22। और भाग 1 ये पूछा जा रहा है पहले राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है आपका संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है भाग 1। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 की हम बात करें तो भाग 3 में हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भाग 4 की हम बात करें तो भाग 4 में क्या है, किस चीज का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में वर्णन किया गया आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कहां से कहां तक है अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद है आपका 36 से कितना 51 अनुच्छेद तक। और भाग 5 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो संघ के बारे में वर्णन किया गया है। ये है 52 अनुच्छेद से 151 अनुच्छेद के बीच। ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की जो हमारा प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें जो है कि देखिए अगर हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, देखिए सर्वसत्ताधारी का मतलब स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, जो कि किसी भी प्रभुता और अधीनता से स्वयं को पूर्णतः मुक्त एवं स्वतंत्र घोषित करता है, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की, ठीक है, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि वैसे ही समाजवादी व्यवस्था जो न्याय पर आधारित होती है, अर्थात कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ही स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, धर्मनिरपेक्ष की, धर्मनिरपेक्ष की बात करें हम तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी धर्मों का समान संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया, ये चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है तो क्या है? तो इसका जो है कि देखिए भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में, भारतीय राज्य पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा प्रत्यक्ष सरकार और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवसर प्रदान करता है। यह हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति का, उसके आयाम का, उसके तरंगदैर्ध्य में, उसके वेग में। देखिए जब कोई दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तो आयाम में परिवर्तित होती है, मतलब कि उसके आयाम में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में क्या पूछा जा रहा है? सुरक्षा फ्यूज। फ्यूज आपने देखा होगा लगभग हर घरों में लगाया जाता है, हर इक्विपमेंट में लगाया जाता है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती है उसमें लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उस इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है या फिर आपके घर में ही बिजली आ रही है तो वहाँ भी फ्यूज लगाना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि कभी शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होती है तो जब तक उसकी कनेक्टिविटी हटती नहीं है तब तक वो शॉर्ट सर्किट होता रहता है और आपका घर में जो भी चीज़ें इंसिडेंट होगा या डैमेज होगा या फिर कुछ चीज़ें जलती रहेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अगर कोई पावर सप्लाई आ रही है तो फ्यूज लगाने का यही मतलब है कि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो तो वो क्या हो जाए, फ्यूज जल जाए। ठीक है, इस फ्यूज का गलनांक इतना कम होता है कि थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है,
वो जल जाता है। और जब ये जल जाएगा फ्यूज तो क्या होगा कि आपके घर में कनेक्टिविटी बिजली की खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे अगर इसका गलनांक ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, मतलब कुछ हैवी वायर इसमें कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा कि जल्दी गलेगा नहीं, मतलब जल्दी ये फ्यूज मतलब उड़ेगा नहीं। जब फ्यूज उड़ेगा नहीं तो क्या होगा, ये ज़्यादा देर तक आपका इक्विपमेंट हो या वायरिंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो डैमेज हो सकता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है उस धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है, क्योंकि वो जल्दी फ्यूज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो तो वो शॉर्ट सर्किट हो, मतलब ये फ्यूज हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। CaOCl2 का सामान्य नाम पूछा जा रहा है, क्या है? तो इसका सामान्य नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता है? तो इसका प्रयोग जो है कि जल को स्वच्छ रखने में किया जाता है। ठीक है, जल को स्वच्छ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है और पेय जल में रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। अच्छा, CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। पूछा जा रहा है DPT। देखिए DPT का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? D का मतलब क्या है? डिप्थीरिया। P का मतलब क्या है? पर्टूसिस, मतलब कि काली खांसी, और T का मतलब क्या है? टिटनस। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, मतलब पर्टूसिस मतलब कि काली खांसी, डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है, काली खांसी और टाइफाइड, इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है DPT का वैक्सीन। आस्क दिशा क्या है? एक नेविगेशन वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध कराती, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन। आस्क दिशा क्या है ये? तो देखिए आस्क दिशा के हम बारे में बात करें तो ये है भारतीय रेलवे की वेबसाइट पे एक चैट बॉक्स है। ये क्या है? एक चैट बॉक्स है। इसका क्या कैसे उपयोग होता है? तो देखिए भारत में रेलवे यात्री जो हैं उनके द्वारा चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवालों का जवाब देने के लिए रेलवे आस्क दिशा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आस्क दिशा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भारतीय रेलवे यात्रियों के द्वारा चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो है कि 24/7 ग्राहकों के लिए जानकारी उपलब्ध कराती है। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। पूछा जा रहा है कि भारत के पड़ोसी हैं कौन कौन। देखिए भारत के पड़ोसी के बारे में हम बात करें कौन कौन है, अगर पश्चिम साइड में देखा जाए तो पाकिस्तान है, थोड़ा सा इधर आ जाए तो क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अगर हम जाएं उत्तर में तो क्या है? चीन भी है, नेपाल भी है और यहाँ भूटान भी है। उसके बाद से पूर्व में अगर हम जाएं तो बांग्लादेश है, म्यांमार है। नीचे हम आए तो श्रीलंका है और कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, तो ये सब सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसमें से देखिए सिंगापुर तो नहीं है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, रूस भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है। तो ये सब तीनों निकल गए। कौन बचा? ये कौन कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, जो ऑप्शंस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? गंडा सिंह वाला, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, सीकर। कौन सा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या बोला जा रहा है? पारगमन बिंदु नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें पारगमन बिंदु की तो गंडा सिंह वाला भी है, बाघा बॉर्डर भी है, आपने सुना होगा, अटारी बॉर्डर भी है, लेकिन सीकर ये जो है कि पारगमन बिंदु नहीं है। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान सीमा पर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्यतः हिस्सेदारी किसके पास है?
मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। बात की जा रही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की, ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें मुख्य हिस्सेदारी किसकी है? देखिए अगर हम बात करें नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ठीक है, तो ये जो है कि भोरंगी गोलाघाट जिले में है। ये कहाँ पे? तो मोरंगी गोलाघाट जिले में है ये। और इसमें भारत पेट्रोलियम का कितना है? 61.56% है भारत पेट्रोलियम का। ये भारत पेट्रोलियम का। अगर हम बात करें ऑयल इंडियन की, तो ऑयल इंडियन का कितना परसेंटेज है? 26% है। और हम बात करें असम सरकार की, तो इसका है 12.35%, ठीक है। ये है। तो मुख्य हिस्सेदारी किसका है? तो इसका तो भारत पेट्रोलियम का है। पूछा जा रहा है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो ये भारत पेट्रोलियम के पास है। पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था। केडी जाधव, नॉर्मन प्रिचर्ड, कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत, मतलब पहला जो इंडिविजुअली था ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी, वो कौन था? तो वो केडी जाधव जी थे। देखिए केडी जाधव यह एक क्या है? भारतीय एथलीट है। क्या है ये? तो भारतीय एथलीट हैं और ये एक पहलवान के रूप में जो है कि जाने जाते हैं। इन्होंने 1952 में कहाँ पे? हेलसिंकी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो कि कांस्य पदक जीते थे ये 1952 में। और यह जो है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले एथलीट हैं, ठीक है। कौन? केडी जाधव जी। देखिए क्वेश्चन कल पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर देना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है? बिहार में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। नरौरा नाभिकीय शक्ति बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र है आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहूदी, ईसाई, बहाइस, सिया। द वेलिंग वॉल ये निम्नलिखित में से यहूदी, ईसाई, बहाइस, सिया, ये जो किससे संबंधित है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है यूपी PCS के नाम से और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से आप लोग जुड़ जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए और अपने सारे दोस्तों में फेसबुक हो या व्हाट्सअप उस पर शेयर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।